अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये मैं कहानी के शुरू में ही जो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के बाद इसको शेयर कर दें, तो यूट्यूब इस बात को नोट करता है कि वीडियो को लाइक भी किया गया है और आगे शेयर भी किया गया है। तो इससे क्या होता है कि यूट्यूब भी उस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना शुरू कर देता है। मैं आपसे पहले भी एक रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि एक MMTV की फैमिली है जिसमें वो तमाम लोग जो स्टोरी को सुन के अपनी दुख, मुसीबत, परेशानी को, अपनी बीमारी को भूल जाते हैं और वो उनके लम्हे तकलीफ़ की बजाय सुकून में गुजरते हैं, अच्छे गुजरते हैं। तो अगर आप उस कहानी को शेयर करा रहे हैं तो आपने भी उस नेक काम में हिस्सा डाला कि आपके तवस्सुत से कई नया व्यूवर उसमें शामिल हुआ और उसकी ज़िंदगी में भी दुख, मुसीबत, परेशानी इस कहानी की वजह से ख़त्म हुए। जितनी देर वो कहानी सुनता रहा वो अपनी बीमारी को भूल गया या भूल गई और अपने दुखों को भूल के इतना टाइम उसने अपना अच्छा गुजारा, तो वो आपकी वजह से हुआ। अगर वो आप कहानी शेयर ना करते तो उस तक कहानी ना पहुंचती। तो आपने भी एक नेक काम में हिस्सा डाला, किसी की खुशी का बायस बने। तो इसलिए लाइक करके इसको शेयर ज़रूर किया करें ताकि आप भी खुशियां बांट सकें, खुशियों का बायस बन सकें, आपकी वजह से कोई अपने लम्हों को खूबसूरत गुजार सके। मैंने तो बना के रिकॉर्ड करके डाल दी, फैलाया आपने, तो वो आपकी भी नेकी लिखी जाएगी। जिस कहानी का कल पार्ट 1 मैंने सुनाया था उसी का पार्ट 2 सुनाते हुए चंद जुमले ज़रूर कहना चाहूँगा इरम के बारे में, जिनका फ़र्ज़ी नाम इरम है, सहारनपुर से उनका ताल्लुक़ है। पहली दफ़ा इन्होंने मुझे एक मैसेज किया था, बहुत ही लंबा। आज तक मेरे बारे में जितनी तारीफ़ी अल्फाज कहे गए हैं, तारीफ़ी किस सेंस में अल्फाज, ये नहीं कि मैं कोई बहुत अच्छा बंदा हूँ, तारीफ़ी इस तरह के अल्फाज कि मैंने आपको अपना बड़ा भाई माना है, आप मेरे भाईजान हैं, आप मेरे उस्ताद हैं। ऐसे ऐसे कलमात लिखे हुए थे कि मैं सुन के ना थोड़ा सा ये हुआ था कि यार ये ज़्यादा नहीं हो गया। इरम ने क्या लिखा कि जैसे हम लोग अपना सर अपने वालदैन के, अपने असातिज़ा के चरणों में रखते हैं, पाँव में अपना सर को माथा रख देते हैं, हम हिंदू धर्म से हैं, तो हमारे धर्म में हम अपने चरणों को हाथ लगाते हैं, माथा टेकते हैं हमारे धर्म में। तो मैं सर अपने वालदैन और अपने असातिज़ा के बाद आपके माथों, आपके चरणों को भी हाथ लगाती हूँ और माथा टेकती हूँ। मैं बड़ा अजीब हुआ कि ये क्यों कह दिया इन्होंने। इस तरह की बहुत सारी बातें जो लंबी हो जाएंगी, बहुत बड़ी तारीफ़ थी, क्यों थी वो आज समझ आई है। जो पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बड़ा भाई बनाया, मेरे साथ कई रिश्ते बना लिए, मेरी उनसे बात भी हुई और फिर मुझे आज लगा कि वाकई ठीक है, उन्होंने रिश्ते क्यों बनाए, बहुत ब्रेव हैं। उन्होंने कहा मैंने कहानी को 3 दफ़ा रिकॉर्ड किया, नहीं हिम्मत हो सकी, चौथी दफ़ा फिर से हिम्मत कर रही हूँ। सही कह रही थी। आज जब कहानी को सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये इरम कितनी हिम्मत वाली है और इसने मुझे रूहानी बाप, रूहानी उस्ताद क्यों माना, बड़ा भाई क्यों माना, इतनी वो अकीदत मुझसे क्यों हुई, वो इतने कलमात मेरे बारे में उन्होंने क्यों लिखे, वो आज की कहानी से मुझे खुद भी एहसास हुआ और आपको भी एहसास होगा। क्योंकि मैं समझता था कि नहीं, इन्होंने शायद बहुत ज़्यादा लिख दिया, ये कोई अच्छा नहीं है, लेकिन आज लगा कि वो उन्होंने दिल से लिखा था। ज़िंदगी ने ऐसा खौफनाक उनके साथ किया था कि अगर किसी ने उनके रास्ते को, ट्रैक को ही बदल दिया और किसी शख्स ने जिसका नाम मज़हर मलिक था, उसकी बातों की वजह से वो डट के खड़ी हो गई, तो वो यकीनन उसको अपना गुरु मानेगी, उसको अपना उस्ताद मानेगी। एंड में बात करते हैं, कहानी कल ख़त्म हुई थी कि इरम सहारनपुर से, जो गांव है उनके नानू का, उनकी नानी का गांव, जिसकी मैं कहानी आज सुनाने जा रहा हूं, ये लखनऊ के साथ एक गांव है। उस गांव की कहानी है, लखनऊ के साथ ही है, रियल बता देते हैं, लेकिन छोटा सा गांव है जहां जादू इतना ज़्यादा किया गया, इतना ज़्यादा किया गया। वो एक था तो छोटा सा कस्बा, लेकिन वहां पे इंसानों से ज़्यादा जिन्नात ही जिन्नात थे। अगर 1000 इंसान है तो 5000 जिन्नात। उसकी रीज़न ये है, जिन्नात और हमजाद उस जादू की वजह से, जो एक मरने पे, जब भी कोई वहाँ उस गांव में मरता था तो वो लोग उस पर एक ऐसा जादू करते थे अपने आने वाले वक्त के लिए। उसको उन्होंने कहा आप ना बताइएगा, तो इसलिए मैं भी नहीं बताता। तो कहानी कल
ख़त्म हुई थी पार्ट 1 कि इरम को उसका वो कज़न जिसकी उम्र 18-19 साल 20 साल होगी, खालाजाद भाई, उसको कहता है कि दीदी आज मुझे नेगेटिव फील हो रहा है, दीदी आज मेरे अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा लगता है मेरे इर्द गिर्द कोई नेगेटिव एनर्जी है। और दीदी उसको कहती हैं, उसके खाला का बेटा है वो उसको भाई कहती है, वो उसको दीदी कहता है, ये मेरा जो बिस्तर है ना, मेरा बेड है, इसके साथ अपना मैट्रेस डालो और यहीं पे सो जाओ। कमरे में उसकी माँ, उसकी खालाएं जो पहले ही सो चुकी हैं, वो अभी जाग रहा है और वो दीदी से इसलिए डिस्कस कर रहा है, उसकी नज़र में दीदी बहुत मजबूत हैं, उसकी नज़र में दीदी बहुत बहादुर हैं, तो इसलिए वो दीदी को कह रहा है। तो दीदी कहती है मैं जाग रही हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सो जाओ, मैं वैसे भी जागती रहती हूँ और मैं जागूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा नीचे मैट्रेस बैठा के सो गया, लेटा, आंखें बंद की। सोया या नहीं सोया, लेकिन ऊपर इरम कहती है मैं लेटी हुई हूँ और मोबाइल में लगी हुई हूँ कि कोई एक लम्हा ऐसा आया, मुझे लगा कि एकदम इर्द गिर्द कुछ है, ऐसा इर्द गिर्द है जिसकी वजह से मेरे दिल की धड़कन तेज होने गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हुई और मैंने कहा ये क्या हुआ है, मेरी दिल की धड़कन क्यों तेज हुई है, लेकिन लगता है कुछ ऐसा इर्द गिर्द है। और उसी लम्हे मेरे जिस्म हल्का हल्का कपाया, मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। जिस्म के बाल जब आपके खड़े होते हैं तो आपको उसी लम्हे एहसास हो जाता है कुछ इर्द गिर्द बहुत ही बुरा है, बहुत ही हैबतनाक, खौफनाक है। ऐसा हैबतनाक है जिसकी हैबत से जिस्म के बाल खड़े हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और उसी लम्हे एक हाथ जो हवा का बना हुआ था, वो कैसे, जैसे किसी का हाथ हो और बिल्कुल कॉटन की तरह, रोई की तरह, बिल्कुल जैसे कपास होती है, कपास से भी नर्म। अगर उस हाथ को आप कहेंगे वो कपास से भी नर्म है तो एक हवा की तरह हो जाएगा। तो एक हवा की तरह का हाथ था, वो उनके पांव को ऐसे छू के गया। अब वो जाग रही हैं, दिल की धड़कन तेज है, गूज बम यानी कि रोंगटे खड़े हो गए हैं, जिस्म हल्का सा कांप रहा है। वक्त से पहले जिस्म के अंदर ये सारी अलामात आ गई हैं कि कुछ बुरा है। तो तभी एक हाथ आता है जो बिल्कुल ऐसे ठंडा सा हाथ है, कपास से भी ज़्यादा नरम और मुलायम, हाथ की तरह, हवा की तरह का, बिल्कुल हल्का सा, और पाँव को छू के जाता है। बाकायदा पाँव पे महसूस होता है किसी हाथ ने टच किया है, लेकिन ऐसा हाथ जिसका वजूद नहीं है, वो हवा से भी हल्का है भी हाथ। अगर आपके पाँव को हवा टच करके जाती है तो आप उसको नाम देंगे कि पाँव को हवा ने टच किया। वो कह रही हैं मेरे पाँव को हाथ ने टच किया, लेकिन वो हवा की तरह हल्का था। और उसी लम्हे जब उस पाँव को हाथ ने, अनदेखे हाथ ने, ना नजर आने वाले हाथ ने टच किया, तो उनके वजूद जो पहले ही अजीब सा था, पहले ही रोंगटे खड़े थे, तो वो वजूद जो कांप रहा था उसके अंदर एक और झटका लगा, वजूद कपकपाया। ये क्या है? अब वो बिस्तर जिस पे वो सोई हैं, उसके इर्द गिर्द भी चारपाइयां लगी हुई हैं, एक और भी साइड पे बेड लगा हुआ है, दरमियान में वो बच्चा सोया है, उस साइड पे भी बेड है, इधर इरम बेड पे सोई है, दरमियान में वो कज़न है। तो कहती है मैं कज़न को देखूं कहीं वो तो नहीं डरा, कहीं वो तो नहीं परेशान हुआ। तो एकदम नीचे झुक के देखा तो वो कज़न डरा हुआ, सहमा हुआ, आंखें खुली हुई और बाहर की तरफ देख रहा है। वो एकदम अपने कज़न से मुखातिब हुई, उसका नाम लेके। जब उसने ऊपर इरम की तरफ देखा तो बहुत खौफजदा था। इरम ने पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं। जब उसने लफ्ज अदा किया कुछ नहीं, तो उस कुछ नहीं में भी इतनी घबराहट और खौफ था कि वो समझ गई। फिर से बोली क्या हुआ? कुछ नहीं। वो तो खुद घबराई हुई थी, उसकी खुद हालत ऐसी थी, तो उससे पूछ भी रही थी। उस बेचारे को तो हौसला देना था, लेकिन दूसरी दफा भी उसने कहा कुछ नहीं, तो वो अपने बिस्तर पे लेट गई कि ये क्या था, ये मैंने क्या महसूस किया है,
रात बीत रही थी, रात का अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था, हर तरफ खामोशी थी। उस कमरे के अंदर सिर्फ 2 लोग थे जो जाग रहे थे। ऊपर बेड पे लेटी इरम और नीचे उसका कज़न, और बाकी कमरे में सब लोग गहरी नींद सो रहे थे। ये दोनों भी कब सोए और चिड़ियों की चहचहाहट ने, चिड़ियों के बोलने ने एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि ऐ इंसानों उठ जाओ, चिड़ियाँ उठ चुकी हैं। और चिड़ियाँ जैसे ही अभी सूरज दूर होता है, अंधेरा जाने लगता है, उजाला हल्का हल्का पास आने लगता है, तो चिड़ियाँ चहचहाना शुरू कर देती हैं। चिड़ियों की चहचहाहट से सब आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो गए। वो घर जिसके अंदर रात की तारीकी ने, अंधेरे ने हर तरफ अपना डेरा डाल रखा था, वहां अब उजाला उस अंधेरे को छुट्टी पे भेज रहा था कि चलो जाओ, रात खत्म होने को आई है, अब मेरा वक्त शुरू होने लगा है और सूरज को मैं थोड़ी ही देर के बाद इसकी रोशनी हर तरफ फैला दूंगा। अब वो उजाला हर तरफ आता जा रहा था और सबके घर के फर्द उठते जा रहे थे। वहीं पे इरम और उसका कज़न भी उठ गए, नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद कज़न इरम के पास आया। कहा, दीदी रात में बहुत डर गया था, मेरे अंदर इतना हिम्मत, इतना हौसला नहीं था कि मैं आपको कोई बात बता सकता, लेकिन मैं बहुत डर गया था। दीदी बोली, बताओ ना क्या हुआ, मुझे तो बताओ। तो वो बच्चा बोला, दीदी आपको ईमान, उनकी कज़न ईमान, मतलब अब ये रिश्ते में आगे पीछे कर सकता हूँ, वो खाला की बेटी थी, चाची की बेटी थी, ये याद नहीं, मुझे नहीं रहता, मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो एक ईमान, ये फर्जी नाम है, ईमान वहीं पे ही लेटी थी, बिल्कुल कमज़ोर सी लड़की, सुक्की पतली सी कमज़ोर सी लड़की। ईमान उसी कमरे में लेटी हुई थी। वहीं कमरे में लेटे लेटे उसकी निगाह एकदम से, वो उसकी आंख खुली हुई थी, वो शायद सो ही नहीं सका था, खौफजदा था, उसको नींद ही नहीं आई थी, इसके बावजूद कि मैट्रेस दरमियान में डाल के सो गया था। उसकी निगाह सामने की तरफ पड़ी तो वो कमज़ोर सी ईमान आहिस्ता से चलती हुई आई। ये रात को कहाँ से आ रही है? और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते उसके जो एक साइड पे इरम सोई थी और जो दूसरी साइड पे बेड पड़ा था, उस पे वो चलती हुई आई और आके बेड पे उल्टी लेट गई, यानी पेट बेड की तरफ था, उल्टे होके बाजू का, जिस तरह लोग, यानी कमर छत की तरफ। वो आके ईमान, वो सुक्की पतली सी लड़की बेड पे लेट गई, लेकिन उसका मुंह उसके कज़न की तरफ रहा और अपनी आंखों से कज़न को टिकटिकी बांधे देखी जा रही थी। कुछ देर उसने अपनी उस कज़न को देखा कि ये सो क्यों नहीं रही। ठीक है, ये बाहर से आई है, शायद वॉशरूम गई होगी, मेरी आंख लग गई होगी, मैं नहीं देख सका इसको जाते हुए, लेकिन ये आ गई है और आके इसने मुझे एक निगाह भी नहीं देखा और आके नींद में इसको सो जाना चाहिए। बाज़ लोग वॉशरूम जाते हैं तो आते ही सो जाते हैं, ये आके उल्टी लेट गई है, सीने के बल बेड पे लेट गई है, लेकिन इसने मुंह मेरी तरफ कर लिया और आंखें खुली हुई हैं और दोनों आंखों से मुझे देखी जा रही है। वो पहले ही घबराया हुआ था, डरा हुआ था, लेकिन उसको ये बिल्कुल समझ ना आया कि मुझे क्यों तक रही है, अजीब से अंदाज में तक रही है। उसके तकने का अंदाज बहुत अजीब सा था। उसने ईमान को देखा, एकदम से उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि रात जब मैं सोया था, ईमान तो नीचे सोई थी, ये ऊपर जाके क्यों कोने पे सो गई है, जगह भी नहीं है, अपनी जगह पे क्यों नहीं सोई। तो मैंने उसी लम्हे, वो कज़न कहता है, करवट बदल के उस जगह पे देखा जहाँ पे ईमान सोई थी रात को, अब वो उठ के ऊपर सो गई थी। और जैसे उस जगह पे मैंने देखा तो ईमान नीचे अपनी जगह पे सोई हुई थी और गहरी नींद ईमान सो रही थी जहां वो रात को सोई थी, लेकिन वो सामने एक और ईमान लेटी हुई उसकी तरफ मुंह करके अजीब सी आंखों से उसको देख रही थी।
वो हैरान हो गया इस बात पे कि अगर इरम ये नीचे सोई है जहां रात को सोई थी, तो ऊपर बेड पे ये कौन सोया है, ये कौन इरम है। और वो जिस अंदाज में उसको देख रही थी, तभी तो उसको शक पड़ा था कि सोने की बजाय मुझे टिकटिकी बांधे क्यों देखी जा रही है, आंखें बंद करके सोती क्यों नहीं है। और उसी लम्हे वो कहता है कि दीदी मुझे आवाज आई आपकी, आपने मुझसे पूछा क्या हुआ, तो मैंने आपको कहा कुछ नहीं। आपने दूसरी दफा पूछा और तभी मैंने कहा कुछ नहीं, और मैंने बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया। उससे नजरें हटा ली उस ईमान की तरफ से जो मुझे तक रही थी। आप पूछ के वापस अपने थोड़ी सी झुकी थी मेरी तरफ, आप वापस बिस्तर की तरफ चली गई, और उसी लम्हे फिर से मैंने गर्दन मोड़ के देखा तो वो वहीं पे अभी तक लेटी हुई थी। और जिस वक्त मैंने उसको गर्दन मोड़ के देखा तो नीचे भी मैट्रेस पे ईमान लेटी थी, और ऊपर वही जो टिकटिकी बांधे ईमान की शक्लो सूरत वाली लड़की मुझे देखी जा रही थी अभी तक मौजूद थी। लेकिन मेरे देखते ही देखते 3 से 4 सेकंड लगे, उसका वजूद आहिस्ता 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 गायब हो गया है। एकदम से नहीं गायब हुआ, मेरी आंखों के सामने जैसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता गायब होता जा रहा हो, धुंधला होता जा रहा हो, धुंधला होता जा रहा हो, और एकदम से उसका वजूद गायब हो गया। और ये वही लम्हे थे जिस वक्त इरम के पाँव पे किसी का हाथ का लम्स महसूस होना, जो रोई से काटन से हवा की तरह हल्का फुल्का था, काटन की तरह, बिल्कुल रोई की तरह नरम व मुलायम, और उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसी लम्हे वो किरण चलती हुई आई थी और आके लेटी, और ये सारा कुछ उस लड़के ने मंजर देखा था, इसने नहीं देखा था, इरम ने। इरम कहती है वहीं पे एक वाकया, मेरी एक और कज़न, यहाँ पे लफ्ज़ कज़न ही इस्तेमाल कर देता हूँ, रात को अक्सर जब मैं अपनी नानी के पास बैठी होती थी, जागती थी, तो वो मेरी कज़न अक्सर आके मेरे पास बैठ जाती थी। और जब मेरे पास बैठ जाती थी तो गपशप करती रहती थी। तकरीबन रात को 1:30 से 2 बजे के करीब वो कहती थी अब मुझे नींद आ रही है और मैं सोने के लिए जा रही हूँ। तो इस घर का जो मेन दरवाज़ा था बाहर लोहे का, जहाँ से आप दाखिल होते तो 3 घर की सीढ़ियाँ थीं। 3 सीढ़ियाँ चढ़ते तो पहला पोर्शन आ जाता, सहन आ जाता, कमरे, किचन, और इस पोर्शन के आगे दूसरा पोर्शन, फिर तीसरा पोर्शन नानी का था। ये पहले पोर्शन में ये कज़न रहती थी। उसकी वालदा उन दिनों, क्योंकि नानी बीमार थी, इरम नानी की देखभाल कर रही थी, उन दिनों में एक और करीबी रिश्तेदार की मौत वाक़ हो गई थी। तो वो दिन को उनकी वालदा जाती, रात को वालदा वहीं पे रहती थी और दिन को घर वापस आ जाती थी। तो ये कमरे में अकेली सोती थी, बाहर उसके वालिद साहब और भाई सोते थे, और अंदर ये अपनी वालदा के साथ क्योंकि सोती थी, लेकिन वालदा इन दिनों में रात को नहीं होती थी। तो 2 बजे तक मेरे साथ बैठती और 2 बजे के बाद कमरे में जाके जब गहरी नींद आनी शुरू होती तो सोने के लिए लेट जाती। इसी तरह वो कहती मेरे साथ बैठी हुई थी, रात के 2 बजे का टाइम हुआ तो मुझे कहती है दीदी मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। हम लोग तीसरे पोर्शन में थे, तीसरे पोर्शन में हम दूसरे पोर्शन में गए, घर के दूसरे पोर्शन से हम पहले पोर्शन में पहुंच गए। मैंने उसको कहा ठीक है मैं जा रही हूँ। वालिद के वो करीब पहुंच गई, एक चारपाई पे उसके वालिद, एक चारपाई पे उसके भाई लेटे हुए थे। वो चलती हुई अपने दरवाजे तक पहुंची है। इरम कहती है मैं वापस आ गई और वो कज़न अपने कमरे में दाखिल हो गई है। उनके वालिद साहब की नींद इतनी कच्ची होती थी कि वो कहते हैं कोई अगर एक दफ़ा भी उनको आवाज़ दे दे, उनके नाम से पुकार ले, तो वो फ़ौरन जाग जाते थे। हल्का सा भी खटका होता था तो उनके वालिद की आंख खुल जाती थी। वो इतनी गहरी नींद नहीं सोते थे। भाई उनका बहुत गहरी नींद सोता था। वो अपने कमरे में गई है, अंदर दाखिल होते ही उसने दरवाजे को बंद किया है और कुंडी लगा ली है। कुंडी लगा के जैसे ही वो अभी अपने बिस्तर तक पहुंची है तो बाहर दरवाजा नॉक हुआ है। बहुत आहिस्ता से वो चौंकी है, ये क्या हुआ है। उसने गौर किया तो बाहर वाला दरवाजा नॉक हुआ है। कोई इतना धीमे से कोई दरवाजा क्यों कोई नॉक करेगा। और उसी लम्हे जोर से दरवाजा नॉक किया गया तो एकदम से उसके मुंह से पूछा कि शायद दीदी वापस आ गई हैं और दरवाज़ा नॉक कर रही हैं, क्योंकि उसको याद आ गया कि दीदी अभी तो मुझे छोड़ के गई हैं, शायद कोई बात करना चाह रही हैं इसलिए।
तो वो एकदम से बोली, कौन? बाहर से खामोशी रही। फिर से दरवाजा नॉक हुआ और वो फिर अंदर से बोली, कौन? तभी बाहर से एक आवाज आई। धीमे से उसका नाम पुकारा गया। फर्जी जिस तरह का नाम है, किरण। किरण, किरण, किरण। ये कौन है? ये दीदी तो नहीं है। ऐसे प्यार वाले अंदाज में और रात के इस टाइम मैं पहले समझी दीदी होगी, दीदी दरवाज़ा खटखटा रही है, लेकिन मेरे बोलने पे भी वो दरवाज़ा खटखटाई जा रही है। मैं चौंक गई थी, लेकिन अब तो मेरे नाम को पुकारा जा रहा है और जो पुकारने वाली है दीदी नहीं है, तो कौन है? तभी फिर से उसके नाम को पुकारा गया बड़े ऊंचे अंदाज में, किरण। और सहम गई अंदर। और फिर बाहर से आवाज आई, किरण, बड़े जोर से पुकारा गया। और उसका वजूद अंदर कांपना शुरू हो गया। जो भी उसको नाम से पुकारे जा रही थी और औरत नुमा एक औरत की आवाज थी, तो हैरत की बात यह थी उसका वालिद क्यों नहीं जागा? क्योंकि जब तीसरी दफा किसी ने बाहर से आवाज दी थी, किरण, तो जोर से दरवाजे पे हाथ मारा गया था। इतने दरवाजे पे रात के इस खामोशी 2 बजे के टाइम पे कोई दरवाजा जोर जोर से पीटेगा, बजाएगा, ये कैसे मुमकिन था उसका बाप न जागता? और इतने जोर से उसका नाम लेके कहा गया था, गुस्से से, किरण। और दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन उसका वालिद नहीं जागा। और वो अंदर थर थर कांप रही थी, मैं क्या करूं? वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो जान गई थी कि बाहर जो भी खड़ा दरवाजा खटखटा रहा है और उसके नाम को उसको पुकारे जा रहा है, अगर वो कोई है, मौजूद है, तो उसके वालिद क्यों नहीं जाग रहे? उसको कुछ समझ नहीं आई, तो कहती है, बस मैंने फौरी तौर पे जो मुझे पढ़ना याद था, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ती रही और बाहर जो दरवाज़ा मुसलसल खटखटाया जा रहा था, वो दरवाज़ा खटखटाना बंद हो गया। लेकिन वो कहती है, वो रात में सो नहीं सकी, मैं बहुत ज़्यादा डरी रही। और अगली रात वो जब मेरे पास आई तो उसने मुझे बताया कि रात मेरे साथ ये हुआ है, ना पापा जागे हैं ना मेरा भाई जागा, और इतने ज़ोर ज़ोर से कोई बाहर से दरवाज़ा खटखटा रही थी और मेरा नाम पुकार रही थी। वो कहती है, इरम, अब घर आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रहा था। ये तो पुराना एक वाक़या उनको जो भूल गया था उन्होंने बीच में ऐड किया। जब वो खालाजाद के साथ भी मामला हुआ, रात को मुझे पाँव पे हाथ लगाया गया, तो मैं भी, अब बहुत सारे वाक़यात मेरे नोटिस में आ चुके थे। वो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने, हाथ में मर्तबान उठाए, साफ़ा कंधे पे रखे, नानी के कमरे से बाहर गया था, मोड़ के देखता हुआ। और फिर नानी की बहन ने, छोटी नानी ने जो देखा था कि नानी खड़ी हैं और चलती हुई गेट के आर पार हो गई थी। ऐसे कई वाक़यात जो हो चुके थे उस घर में। नौकर जो ऊपर उनके कमरों पे, ऊपर छत पे उनके कमरे कुछ बने हुए थे, नौकर जहाँ पे सोते थे, उन्होंने भी कई वाक़यात देख लिखे चुके थे। और मैं भी जब रात को अमूमन इन तीनों घरों के सहन में वॉक करती थी, तो मुझे महसूस होता था, हाँ, अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है जो वॉक कर रहा है। तो मैं डर सी जाती थी। लेकिन एक रात 2:30 बजे का टाइम था और अब मसला ये था, आहिस्ता आहिस्ता सब अपने घरों को जा चुके थे। अब इस घर में सिर्फ नाना अब्बू थे और मैं और एक खाला। पूरा घर बिल्कुल खाली हो चुका था।
नानी की मौत पे सब आ गए थे और एक एक करके सब चले गए थे। अब घर बिल्कुल अकेला हो गया था और जब रात होती थी तो और भी यहाँ इस घर की खामोशी डरावना माहौल पैदा कर देती थी, क्योंकि जो दरमियाना पोर्शन था दूसरे नंबर वाला, वहाँ पे जो कज़न था रहता था, वो भी अब कहीं गया हुआ था। ये तीनों पोर्शन सिर्फ खाली हो चुके थे। सिर्फ वही नानू वाला जो पोर्शन था जहाँ मेरे नाना अपने कमरे में सोए हुए थे, उस कमरे के अलावा मैं थी या एक और कमरे में खाला थी, मैं अकेली थी। अब पूरा घर, जिसके 3 पोर्शन मैंने बताया, तीनों में इंसान होते थे, अब बाकी 2 पोर्शन खाली थे। और मुझे रात को वॉशरूम की ज़रूरत पेश आई। मैं बहुत कुछ महसूस कर चुकी थी। इस घर को रात को बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन वॉशरूम तो जाना था और मुझे वॉशरूम जाना था चलते हुए। जो बिल्कुल बड़ा गेट है पहले पोर्शन का, उसके साथ बना हुआ वॉशरूम, वहां पे जाना है। वो कहती हैं, मैं उठी हूं। आहिस्ता से चलती हुई जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली हूं, तो मेरे कमरे के बाहर जो एक सहन सा बना हुआ था, कमरा तो नहीं कहना चाहिए लेकिन बांदी था, एक तरह से सहन सा था। उस सहन को जैसे ही मैंने अबूर किया है तो ऐसा लगा है हर तरफ खामोशी के साथ साथ कुछ और भी आंखें हैं जिनको मैं देख नहीं पा रही, महसूस कर रही हूं, जैसे वो कहीं इर्द गिर्द मौजूद हैं। मैं चलती हुई दूसरे पोर्शन से तीसरा पोर्शन, यानी जो पहला पोर्शन बनता था, वहाँ पहुँच गई और मैं वॉशरूम के अंदर गई, वॉशरूम इस्तेमाल किया और बाहर आके वॉश बेसिन के ऊपर मैंने नल को खोला और हाथ धोने शुरू कर दिए। मैं अभी हाथ धो रही थी कि घर के साथ बना हुआ जो बड़ा सा गेट था, उस गेट जो बंद था अच्छी तरीके, मुझे एक आवाज़ आई। कोई इंतहाई छोटा सा बच्चा रोना शुरू हो गया है। रात के 2:30 बजे किसका बच्चा रो रहा है? अब मैं वॉश बेसिन पे खड़ी हाथ धो रही हूँ और सोच रही हूँ ये बच्चा किसका रो रहा है और कहाँ पे रो रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और मैं अपने कानों का इस्तेमाल कर रही हूँ कि कहाँ से है, कहाँ से। एकदम मेरे कान कहते हैं गेट के पास से आवाज़ आ रही है। और मैंने गेट के पास, बिल्कुल पास ही तो खड़ी थी, लेकिन हाथ जब धो चुकी तो फिर एक और कदम चल के गेट के पास चली गई तो बिल्कुल आवाज़ और क्लियर आ गई, वो रोने की आवाज़। उस गेट के दूसरी तरफ खड़ा एक छोटा बच्चा रोए जा रहा था। ये कौन है? ये किसका बच्चा है जो रात के टाइम बाहर खड़ा रो रहा है? या खुदाया, ये क्या मंजर है? मैं अभी खड़ी सोच ही रही थी कि पूरे घर के अंदर एक सन्नाटा, एक ऐसा घर जहां पे इस तरह के कई वाकयात होते हैं, उसके गेट के बाहर एक बच्चा खड़ा रो रहा है और मैं उसके बिल्कुल पास खड़ी हूं तो आवाज आई है, किसी ने दोनों अपने हाथ बाहर गेट को मारे थे और पूरा गेट हिल गया। और जैसे ही गेट को दोनों हाथ मारे गए, मैं झटका लेके पीछे हुई। बच्चे का रोना और तेज हो गया। ना सिर्फ बच्चे का रोना और तेज हो गया, बल्कि उसी बच्चे के रोने के साथ साथ किसी के हंसने की आवाज आई। बाहर कोई खड़ा हंस रहा था। हंसने की आवाज मध्यम सी थी, कोई आहिस्ता आहिस्ता हंस रहा था। बच्चा पहले से भी ऊंची आवाज में रो रहा था। अब कोई और भी होता, उस हंसने को सुन चुका होता, बच्चे के रोने को सुन चुका होता और दूसरी दफा फिर से गेट पे हाथ मारा गया तो वो दौड़ जाता या फिर बेहोश हो जाता। मेरे भी दिल की धड़कन तेज हो गई, रम कहती है, लेकिन मैंने कहा मैंने डरना नहीं है, मुझे भागना नहीं है। मैं डर गई तो मैं यहां रह नहीं सकूंगी, मैं अकेली हूं। कहती है, मैंने फौरी तौर पे सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, मज़र भाई जो आपकी बताई हुई तस्बीह है, मैंने पढ़नी शुरू कर दी। मेरा जिस्म कांप रहा है, मुझे पता है ये इंसान नहीं है जो हंस भी रहा है, बच्चा रो भी रहा है और गेट को मार रहे हैं रात के इस पहर, ये इंसान नहीं है। लेकिन मैं वहीं खड़ी रही। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। उस तस्बीह को लगातार पढ़ती रही, पढ़ती रही, पढ़ती रही।
और मैं जैसे ये तस्बीह पढ़ती गई तो उस बच्चे का जो रोना था बहुत ऊंची आवाज़ में वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया, ऐसे जैसे वो चुप करने के लिए अब रोना बंद कर रहा हो, रोना बंद कर रहा हो, और रोना बंद हो गया। और मैं वहीं खड़ती रही, और जब मुझे लगा कि नहीं अब बाहर से रोना बंद हो चुका है, मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ, इसलिए खड़ी हूँ कि मैं डरूँ ना, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए खड़ी हूँ। मैं वहाँ से चलना शुरू हो गई और चलते 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 अपने कमरे तक आ गई। मैं अपने बिस्तर पे लेट गई। उस बच्चे की आवाज़, उसका रोना और किसी का हंसना, दरवाजे पे 2 हाथ मारना, 2 दफ़ा हाथ मारना, मेरे कानों में ये सारा कुछ गूंज रहा था कि ये क्या हुआ है। तक मैं सोच रही थी मुझे डरना नहीं है, मुझे अभी कुछ दिन और रहने हैं, नाना अबू अकेले हैं, मुझे उनको छोड़ के नहीं जाना, मुझे यहाँ रहना है और मुझे पता है यहाँ और भी बहुत कुछ है, मुझे डरना नहीं है। और आज जैसे कैसे सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ते हुए मैं सो गई। उनके जो होने वाले शौहर हैं, उनके फियांसी, अक्सर वो रात को उनकी बात होती, फ़ोन उनका आ जाता, ये उनके से बात करती रहती, क्योंकि इनको नींद नहीं आती थी इस घर के अंदर। 2-3 बजे वो फिर सोने चला जाता और ये फिर इरम सोने की कोशिश करती। ऐसी ही एक रात फियांसी से, अपने मंगेतर से ये बात कर रही थी, बात करते करते टाइम हो गया 2-2:30 बजे का। उसने कहा ठीक है अब मैं सोता हूँ। वो उनका जिस तरह घर है, उन्होंने कुत्ते शुत्ते रखे हुए हैं, वो जाते हैं पहरा देते हैं, बड़े वो वडेरे टाइप लोग हैं। तो उसने कहा मैं सोता हूँ। तो ये जब सोने के लिए वो चला गया, फ़ोन बंद हो गया, तो ये लेटी हैं, तो एकदम से वो कहती हैं जो हमारा कमरा है, कमरे के बाहर सहन है। मैं दरवाज़ा कभी भी बंद करके नहीं सोती थी, मैंने दरवाज़ा इसलिए बंद करके सोना शुरू कर दिया था कि अक्सर यहाँ पे बंदर आ जाते थे। इस गांव में बहुत ज़्यादा बंदर हैं, तो बंदर अक्सर आ जाते थे, क्योंकि सहन का कोई दरवाज़ा तो है नहीं, तो सहन के अंदर भी आ जाते और कमरे के अंदर भी आ जाते थे। तो कभी रात को बंदर ना आ जाए, बंदर का कोई पता नहीं होता, कभी दिन को भी आ जाते हैं, रात को भी आ जाते हैं, तो बंदर ना आ जाए इसलिए मैं अपना दरवाज़ा बंद रखती थी। तो उसमें फ़ोन बंद हुआ, मैंने खुदा हाफिज़ किया और सोने की नीयत ही की थी कि बाहर ठा की आवाज आई, कोई स्टील की बाल्टी रखी हुई थी, वो ठा करके नीचे गिर गई। मैंने कहा क्या हुआ है, कोई बंदर आ गया है या कोई बिल्ली आ गई है, किसने कोई चीज गिरा दी है, बड़ा शोर पैदा हुआ था। अभी बाल्टी की आवाज जो खत्म ही नहीं हुई थी कि वहां पे वो जो एक परात होती है स्टील की जिसके अंदर आटा गूंदा जाता है, वो बड़ी सी परात की आवाज आई, ठा। और जैसे ही उस परात के गिरने की आवाज आई, साथ ही एक शीशे का गिलास ठा करके नीचे गिरा और टूट गया। और फिर आवाजें कहां कहां से आ रही थी, जो क्लियर आवाजें आ रही थी। सहन के अंदर तूफान आ चुका था, कोई बंदर आ चुके थे ज्यादा की तादाद में, और सारी चीजें वो गिरा रहे थे। यहाँ तक कि वो मसाले के बर्तन होते हैं, फलां चीज़ होती है, फलां होती है, ठा 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 की आवाज़ें आ रही हैं, चीज़ें गिरती जा रही है। और मैं कह रहा हूँ या अल्लाह ये क्या करूँ, मैं बाहर कैसे जाऊँ, बंदर है ये, तो मुझे डर लगता है इस बंदर से, अटैक ना कर दे, हमला ना कर दे। मैं लेटी रही यहाँ तक कि वो सब सुकून हो गया, जैसे वो चले गए हैं। मैंने कहा अब मैं दरवाज़ा खोल के देखूं, ये तो तबाही फेर गए हैं, सुबह तो उठेंगे नक्शा ही बदला पड़ा होगा सारे घर का, किचन का सामान गिरा गए, सहन का सामान गिरा गया, सब कुछ उलट पुलट कर गए, अगर कोई कुर्सी भी रखी थी तो उसको भी गिरा गए हैं। कहती है मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर झांक के देखा तो सब कुछ अपनी जगह पे मौजूद था, कोई भी चीज़ नहीं नीचे गिरी हुई थी, हर चीज़ अपनी जगह पे मौजूद थी। और मेरे जिस्म ने एक खौफ की झुरझुरी ली, अगर हर चीज़ अपनी जगह पे है तो ये तो यहीं से आवाज़ें आ रही थी, टूटने की, गिरने की, बिखरने की, ये तो सब कुछ अपनी जगह पे मौजूद है। मैं डर गई। बाहर जो भी था वो अच्छा नहीं था, वो बुरा था, वो गुस्से में था, उसने आवाज़ें इस तरह की पैदा की थी जैसे वो तोड़ फोड़ कर रहा हो, नुकसान कर रहा हो, चीज़ों को गिरा रहा हो। बाहर निकलने में पता लगा बाहर तो कुछ भी नहीं है। खैर मैं सो गई। फिर ये सिलसिला चल निकला। अब मेरे जाने में कुछ ही दिन रह गए थे, 4-5 दिन, लेकिन उसके बाद अगली रात फिर यही सब कुछ हुआ।
फिर से बाहर ठा 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 की आवाज़ें आती है, सारा कुछ आता। क्योंकि मैं जान चुकी थी ये बाहर जो कुछ भी गिर रहा है, जो कुछ भी आवाज़ें आ रही हैं, कोई बंदर नहीं है, कोई बिल्ली नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं हैरान हो गई कि अब जो भी बुरी चीज़ें हैं वो अपना आप इस अंदाज में मुझे डराने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए कर रही हैं कि इतना शोर होता था, नाना अबू तक कोई भी आवाज़ नहीं जा रही थी। ना पहले रात जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, ना अगले 3-4 रातें जो उन्होंने मुसलसल वहाँ पे शोर किया, नाना अबू को कोई भी आवाज़ नहीं गई। ऐसी ही एक रात बाहर शोर हो रहा था, चीज़ें गिर रही थीं। मैं अपने मंगेतर से बात कर रही थी। अब मैंने उसको नहीं बताया था, वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं उसको बताती तो बाहर ये सब कुछ है, तो मुझे कहता बस जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाओ, घर जाओ तुम। नाना अबू पहले ही अकेले थे। मैंने उसको नहीं बताया कि बात करते करते बाहर दरवाज़ा नॉक हुआ। मैं एकदम से चौंक गई। वो सब जो शरारतें हो रही थी वो रुक गई थी। अभी तक सारी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा नॉक हुआ उस लम्हे ही सब खामोशी छा गई। तो मेरा फियांसी मंगेतर कहता है, इरम तुम्हारा दरवाज़ा नॉक हुआ है? मैंने कहा हाँ, शायद नाना अब्बू आए होंगे, क्योंकि मैं दरवाज़ा लॉक करके रखती थी। वो आए थे। बिल्कुल धीमे अंदाज में दरवाज़ा खटखटाया गया था, और तभी जब उन्होंने कहा कोई दरवाज़ा खटखटाया, मैंने कहा हाँ दरवाज़ा खटखटाया। मैंने फ़ौरन कहा आई नानू आई, कि नाना अब्बू हैं, मैं जाती हूँ। उसने आगे से कहा चलो ठीक है, तुम ज़रा नाना अब्बू को देख लो, मैं भी ज़रा एक राउंड लगा के आता हूँ, जब तक वो जिस तरह रात को राउंड लगाता था अपने घर का। तो उसने फ़ोन रख दिया और मैं डर गई। मैंने पूछा कौन? नानू आप हो? नानू, नाना अब्बू बाहर आप हो? दरवाजा खटे जा रहा है और मैं पूछे जा रही हूं नाना अब्बू आप हो बाहर? कोई जवाब नहीं है। अब मैं परेशान, बहुत ज्यादा खौफजदा। नाना अब्बू होते तो वो बोलते, ये तो कोई बोल भी नहीं रहा, तो क्या करूं? मैं दरवाजा खोल के देखूं? मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दरवाजे के बिल्कुल पास गई। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची तो किसी ने इतने जोर जोर से हाथ दरवाजे पे मारने शुरू कर दिए जैसे कोई दरवाजे को तोड़ता है। डस 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 डस, ऐसे जोर जोर से हाथ मारे जा रहे थे जैसे कोई दरवाजा तोड़ देगा। मैं एकदम डर के पीछे आ गई, और मैं जैसे ही पीछे आई उसी लम्हे मैंने अपने फ़ोन उठाया अपने मंगेतर से बात करने के लिए, और जैसे ही कान से फ़ोन लगाया तो उसी वक्त मुझे दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई। वो भी शायद उसी लम्हे फ़ोन को उठा रहा था, फ़ोन वो रख के गया हुआ था। उसी लम्हे उसने भी फ़ोन उठाया तो कहता है हाँ आ गई हो तुम? तो बाहर से आवाज़ आई, इरम इरम इरम। और मेरे पूरे वजूद के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज़ किसी और की नहीं, मेरी नानी की आवाज़ थी। उसी नानी की जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी, जिनकी मौत वाक़या हो चुकी थी। वही नानी जिनकी मैं सेवा करती रही थी, वही नानी जिनके साथ मेरा शदीद प्यार था। उस प्यार की वजह से रातों को बैठ के मैं उनके साथ ड्यूटी देती थी। वो पानी मांगती थी, 4 चम्मच उनके मुंह में मैं पानी के डाल देती थी। वो अब इस दुनिया से ही चली गई थी, लेकिन बाहर मौजूद थी। इरम इरम। और तभी मेरा मंगेतर बोला, ये तो तुम्हारी नानी की आवाज़ है। मैंने कहा तुमने सुन ली? कहता है हाँ। तभी तो मैं चौंका हूं, एक दफ़ा आवाज़ आई है। मैं कहा ये कौन है? दूसरी दफ़ा आई, तीसरी दफ़ा आई, मैंने कहा ये तो नानी की आवाज़ है।
मैंने कहा मेरा वहम शायद होता, मैं इसको शायद वहम समझती, तुमने भी आवाज़ सुन ली तो ये क्लियर नानी की आवाज़ है, नानी जा चुकी है लेकिन शायद नानी बाहर आ गई है मुझे बचाने। तो कहता है किससे बचाने? मैंने कहा उस खौफ से बचाने। मैंने कवर किया, मैं डरूं ना, शायद नानी अपना आप बता रही हैं कि मैं हूं यहां पे। उसके बाद बाहर खामोशी छा गई। हम दोनों कुछ देर तक खामोश रहे, शायद बाहर से कोई आवाज़ आए, नानी कुछ बोले, लेकिन बाहर से कुछ भी नहीं बोला गया, बिल्कुल खामोशी रही। तो उसके बाद हमने बातें करनी शुरू कर दी। वो मुझसे बातें करता रहा कि मैं कहीं डरूं ना। मुझसे बातें करते करते काफ़ी टाइम हो गया। तो मुझे कहता है अब मैं सो जाऊं, तुम डरोगी तो नहीं? मैंने कहा डरना किस बात का, मैं तो पहले भी रहती रही हूं, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी, तुम आराम से सो जाओ, बिल्कुल बेफिक्र होकर सो जाओ, कोई परेशानी की बात नहीं है। जब वो सो गया तो उसी लम्हे जब फ़ोन बंद हुआ तब मैंने उन बातों को सोचा कि बाहर कैसा तूफ़ान आया हुआ था। आज सबसे ज़्यादा बाहर तूफ़ान था, बाहर तोड़ फोड़ चीज़ों को गिराना सबसे ज़्यादा था। पिछली 3 रातों से जो कुछ हो रहा था, आज की रात सबसे ज़्यादा बाहर तूफ़ान आया हुआ था। ऐसा लगता था जैसे घर को ही गिरा दिया जाएगा, इतनी चीज़ों को फेंका जा रहा था। वहीं पे दरवाजे का खटखटाना और मेरी नानों का आके मुझे ये जतलाना कि मैं आ गई हूँ, परेशान मत हो, डरो मत, मैं हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं डरी नहीं, मैं सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ती रही। मैंने कहा मेरी नानू आ गई हैं, मैं नहीं डरने वाली। सुबह हुई और उसी दिन हमने जाना था। मेरे जाने का टाइम आ गया। मैं वहाँ रवाना हुई, घर पहुँची अम्मी के पास, और मैंने अम्मी को वाक़या सुना दिया कि अम्मी कैसे वहाँ पे रात को सामान इस तरह गिरता था और कैसे पहली रात सामान गिरा, मैंने दरवाज़ा खोल के देखा सब कुछ अपनी जगह पे था। दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात तो तूफ़ान बदतमीज़ी था। ऐसा लगता था हर चीज़, पहले तो एक होता था ना फ़लाँ चीज़ गिरी है, थोड़ी देर के बाद वो चीज़ गिरी है, फिर थोड़ी देर के बाद उस रात तो ऐसा था ठा ठा ठा, गैप ही नहीं था खामोशी का कि एक चीज़ गिरी है थोड़ा सा गैप आ गया, नहीं, एक चीज़ गिराई है। कभी थाली गिर गई है, कभी शीशे की चीज़ गिर गई है, कभी बर्तन गिर गया है, कभी जग गिर गया है, कभी गिलास गिर गया। ठा 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 थी कि उसी लम्हे दरवाज़ा किसी ने खटखटाया और गुस्से से जो दरवाज़ा जब खटखटाया गया, ढस 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 धकता था। जो भी बाहर मौजूद थे या कितनी तादाद में थे, वो जो तूफ़ान मचा रखा था, तबाही मचा रखी थी, और दरवाज़ा आप इस अंदाज में पीट रहे थे कि तोड़ देंगे दरवाज़ा, खोलो दरवाजे को। वहीं पर आवाज़ आई, राम, वो नानी थी, और नानी के आते ही सब खामोश हो गया। ये मैंने सब वालदा को बताया और मेरी वालदा ने मुझे आगे से कहा याद रखना, नानी तुम्हें हमेशा बचाने के लिए आएगी, वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं और जब जब ज़रूरत पड़ेगी याद रखना नानी वहाँ मौजूद होंगी। वो तुम्हारा वहम नहीं था, वो तुम्हारी नानी थी। तुम ये सोचो कि वही मखलूक नानी की आवाज़ बदल के आई थी, नहीं, वो मखलूक की आवाज़ नहीं थी, वो तुम्हारी रियल नानी की है आवाज़ थी। वो आ गई थी तुम्हें बचाने के लिए, वो तुम्हें जतलाने के लिए, ये बतलाने के लिए कि मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए मौजूद हूँ। और जिस तरह वो प्यार से बोल रही थी वो नानी ही थी। घबराना मत, नानी हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगी। मैंने कहा हाँ माँ, मुझे पता है, मैं डरती नहीं हूँ। खैर, मैं अपने घर में रहती रही, वक्त गुजारा। फिर एक टाइम आया, अम्मी, मैं, बाकी खालाएँ इस तरह प्रोग्राम बना के नाना अब्बू घर में अकेले हैं, उनकी तरफ चलते हैं, तो हम लोग उनसे मिलने के लिए वहाँ पे चले गए। सारे घर वाले वहाँ पे रहते रहे और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह फिर सारे जाना शुरू हो गए, मैं और अम्मी ने अभी कुछ दिन रहना था, तो इस अंदाज में हम वहाँ पे पहुँचे। तो जब हम गए तो बाकी जितने भी थे वो मिल के जा चुके थे। अब हमारी बारी थी नाना अब्बू से मिलने की। पहला दिन था हमारा, हम लोग सफ़र करके पहुँचे वहाँ पे। कुछ लोगों ने बाद में अभी आना था। मैं और अम्मी वहाँ पहुँचे, नाना अब्बू से मिले, खुश हुए, लेकिन मुझे थकावट थी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। ये कोई 7, 7:30 का टाइम होगा, खाना शाना बन रहा था अभी, कि मैंने पहले ही खा लिया था कि मैं कमरे में जाके लेट गई कि अभी कुछ देर के लिए लेटती हूँ और फिर मैं उठ जाऊँगी। मैं ऐसी सोई कि रात को जब मेरी आंख खुली तो मैंने एकदम टाइम देखा, रात के 12 बज रहे हैं। मैंने कहा ओहो, मैं तो लंबा ही सो गई। मैं तो इस नीयत से सोई थी थोड़ी देर के लिए सोती हूँ, लेकिन लगता है बहुत लंबी मेरी आंख लग गई। और मैं वहाँ से उठी हूँ
कि एकदम अपने बिस्तर से उठी हूँ, अम्मी कहाँ है, ममा कहाँ है, देखा तो इर्द गिर्द ममा नहीं है, तो एकदम मैंने कहा ममा कहाँ है। मैं अपने बिस्तर से खड़ी हुई हूँ और चलती हुई बाहर सहन में आई हूँ तो मेरी अम्मी बाहर सहन में लेटी हुई थी। अम्मी बाहर सहन में लेटी हुई थी और मुझे देखती ही कहती हैं, तुम उठ गई हो? मैंने कहा हाँ ममा, बस जाग गई हूँ। तो मेरी मम्मी कहती हैं, तो अभी सोना है या जागना है? मैंने कहा नहीं मम्मा, मुझे नींद आ रही है, मुझे अभी सोना है। और ये कह के मैं वहाँ से लौटी हूँ और लौट के अपने बिस्तर की तरफ आ गई हूँ। मैं जिस नीयत से उठी थी वो ये नीयत थी कि मम्मी कहाँ हैं, उनको अंदर लेके आऊँ। वो सहन में क्यों सो रही हैं? सहन तो वही जगह है जहाँ पे इतना तूफान आते रहे, सहन तो वही जगह है जहाँ पे वो चीज़ें ये सब कुछ गिराती रही हैं और वो सहन में ही लेट गई हैं। मैं उनको लेने के लिए गई थी, लेकिन बाहर सिर्फ इतनी बात हुई कि तुम जाग गई हो। मैंने कहा हाँ। उन कहती है अब सोना है जागना है? मैंने कहा सोना है, और मैं अंदर आ गई हूँ। ये मैंने क्या किया है? ओके अभी जाती हूँ। ठीक है मैं जाती हूँ। ओके मैं जाती हूँ। ठीक है मैं जाती हूँ। मैं जा नहीं पा रही, मैं अंदर लेटी हुई हूँ और कह रही हूँ हाँ हाँ मैं जाती हूँ, हाँ हाँ मैं जाती हूँ, अम्मी को लेके आती हूँ। और करते 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 2:30 बज गए रात के। 12 बजे की उठी, रात के 2:30 बज गए, 2:45 हो गए। मुझे नींद भी नहीं आ रही, मैं सो भी नहीं रही। मैं अम्मी को अंदर क्यों नहीं लेके आई? मैं अपने कमरे में ना सो रही हूं ना अम्मी को लेके आई। ये क्या हो रहा है? मैं एकदम से परेशान हो गई कि ये मेरी कैसी कैफियत हो रही है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं एकदम से उठी हूँ, 2:45 का टाइम था और एकदम ऐसा लगता था जैसे मैं उठ नहीं पा रही हूँ, फंसी हुई हूँ, जिसम जकड़ा हुआ है। एकदम से मैं उठ गई हूँ। मैंने कहा क्या हुआ है मुझे? और एकदम से मैं उठी हूँ और चलती हुई मैं बाहर चली गई हूँ। अगस्त का ये महीना था और कहती है मैं और मेरी मम्मी जो थे, अच्छा नहीं एक चीज़ मैं भूल गया, वही मैं कुछ लिखता हूँ। नानों की मैंने लिखा हुआ था, माजरत खाऊं, मैं पहले इसको वाक्य को बताता हूँ। या नानों की जो आवाज़ थी वो बाहर किसी चीज़ों को बाकायदा एक लफ्ज़ भी वो बोल रही थी जो मैं यहाँ बताना भूल गया। आराम आराम आराम, जैसे वो उनको कह रही थी कि बस अब आराम, ये सब तमाशा बंद करो। ये भी आवाज़ उनकी नानों ने सुनी थी। खैर अगस्त के महीने की वो कहती हैं, मैं जब 2:45 बजे करीब उठी तो मैं बेचैन सी हुई और मैं चलती हुई मामा की तरफ गई तो मैंने देखा कि मेरी मामा की आंखें खुली हुई हैं, खौफजदा हालत में हैं, वो शदीद डरी हुई हैं और हवास बाख्ता हैं। उनको देखते ही, जिनको 1 सेकंड के अंदर मैंने पहचान लिया कि नहीं ये बहुत शदीद खौफजदा हो चुके हैं। उनकी हालत बता रही थी कि आंखें खौफ से खुली हुई हैं और सामने की तरफ देखी जा रही हैं खौफजदा हालत में। और मैंने जैसे उनके पास की, मुझे कहती हैं, ऐसे घबराई हुई खौफजदा देख के मुझे कहती हैं, हीरा मैं यहां नहीं सो सकती। मैं 1 सेकंड में मैं अपने माँ के चेहरे को, माँ की परेशानी को, खौफ को, डरे हुए लहजे को, आंखों की उस खौफ को महसूस कर गई। उस तरह सामने देख रही थी। मुझे पता था मेरी माँ के साथ कुछ हो चुका है और मेरी माँ अजीब सी एक हालत में थी। जब उन्होंने कहा ना मैं यहाँ नहीं सो सकती तो मुझे एकदम एहसास हो गया कि मेरी माँ इस वक्त नॉर्मल नहीं है। मैंने एकदम से माँ के करीब गई, उनका बाजू पकड़ा। मैंने कहा उठें, आई यहाँ से, मुझे पता है ये यहाँ पे मौजूद है। नहीं मेरी माँ को डरा दिया, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं नहीं डरती हूं तुमसे और ना ही तुम मेरी माँ को डरा सकते हो। मैं एक ऐसी कैफियत में आ गई कि मुझे शदीद गुस्सा आ गया। डर अपनी जगह पे मौजूद था, लेकिन माँ की ऐसी हालत देखी कि उन्होंने मेरी माँ को डरा दिया, ऐसा गुस्सा आया। और मैं पढ़ी एक जुमला कही जा रही थी, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। मेरे दिल की धड़कन तेज़, मेरा वजूद कांप रहा था, उसके बावजूद मैं कह रही थी सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। और मैं फूंकती जा रही थी। मैंने अपने माँ के चेहरे पे फूंका, उनके वजूद पे फूंका, इधर फूंका, उस कोने में फूंका, उस कोने में फूंका और कहा नहीं डरती मैं तुमसे, उठ जाए अम्मी, उठ जाएं, मुझे पता है, उठें। और मैंने अपनी अम्मी को हिम्मत करके बड़ी मुश्किलों से उस जगह से उठाया, बड़ी मुश्किलों से
वहाँ से उनको लिया, लेकिन मैं पढ़ती रही। मेरी माँ का हौसला आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं पढ़ती गई, मुझे ऐसा लगा मेरी माँ का दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका है, लेकिन मेरे पढ़ने से ऐसा लगा जैसे वो होश में आ रही हैं। ऐसा लगा जैसे अब आहिस्ता आहिस्ता उनका दिमाग खुल रहा है, और मैं मज़ीद पढ़े जा रही थी। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। और इधर 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 हर तरफ फूंके मारी जा रही थी। मैं खुद बेचैन और अजीब सी हो चुकी थी और गुस्से से भर गई थी। हाय मेरी माँ के साथ पता नहीं क्या हुआ है। मैं अंदर लेटी रही हूँ, माँ को बुलाने के लिए गया हूँ, बुला नहीं सकी, पता नहीं क्या हुआ है। मैं माँ को लेके अंदर आ गई हूँ, पढ़ती रही हूँ। मेरी माँ कुछ नॉर्मल हुई और कहती हैं हाँ अब मैं बेहतर हो गई हूँ, अब मैं होश में आ गई हूँ। ऐसे लगता है जैसे मेरा दिमाग जकड़ा गया था, अब मेरा दिमाग बेहतर हालत में आ गया है। मैंने कहा मामा क्या हुआ है? मुझे कहती हैं इराम तुम अंदर जाके सो गई। मैं ऐसे बेड जो पड़ा हुआ है सहन के अंदर, वहां पे मैंने कंबल लिया और मैं आकर लेट गई। अभी मुझे लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि जैसे कुछ अजीब सा हो रहा है, और मेरी आंख सी खुल गई। और उसी लम्हे किसी ने बाकायदा मेरे बिस्तर के ऊपर छलांग लगाई, और छलांग लगाते ही दूसरी किसी और ने छलांग लगाई। दोबारा कोई इस तरह कूदा, पहले एक दफा और फिर से आवाज आई। और जब बिस्तर पे कोई कूदता है इस तरह तो क्लियर एक आवाज आती है। मेरे उस बेड पे 2 दफा, कोई एक नहीं कोई 2 थे जो कूदे थे। और मैं अजीब सी हो गई कि ये क्या हुआ है। उसी लम्हे तुम उठ के आ गई। मैं नींद की सी कैफियत में थी, लेकिन उस खौफ की वजह से मेरी आंख खुली और मैं एक हैरान सी हुई कि ये क्या है। तो उसी वक्त सिर्फ कूदना महसूस हुआ, तुम आ जाती हो, मैं तुमसे सिर्फ बात ही की है। मेरा दिमाग मौफ सा था। मैंने कहा उठ गई? तुमने कहा हाँ। मैंने कहा क्या करना है, सोना है जागना है? तुमने कहा सोना है। तुम भी वापस चली गई। और जब तुम वापस चली गई तो मुझे एहसास हुआ इसको मुझे बताना चाहिए था इरम को कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। ये कोई अभी कूदा था, ये क्या मंजर था कि उसी लम्हे किसी ने मेरा ब्लैंकेट खींचना शुरू कर दिया। वो जो मैंने ऐसे ब्लैंकेट से लिया हुआ था, ब्लैंकेट नहीं एक चादर सी हल्की सी ऊपर ऐसे ली हुई थी। चादर बकायदा राइट साइड को किसी ने खींचनी शुरू कर दी। राइट साइड को पूरी चादर किसी ने खींच ली, मेरे वजूद के ऊपर से चादर उतर गई। और उसके बाद एक ने चादर राइट साइड को खींची, लगता था जैसे कोई राइट साइड पे मौजूद है जो नजर नहीं आ रहा था। वो इधर मेरी चादर को उसने जब खींच ली तो एक पाँव वाली साइड पे कोई मौजूद था, उसने दोबारा से चादर को खींचना शुरू किया और मेरी आंखों के सामने चादर पाँव के करीब गई और नीचे गिर गई। उसी लम्हे मैंने जोर जोर से आवाज निकाली, इराम इराम इराम। अब वो जो कमरा जहां पे इरम सोई है और बाहर जो सहन है, वहां पे सुई भी गिरे तो आवाज अंदर चली जाए, इतने करीब करीब आमने सामने वो कमरे हैं। साथ वाले कमरे में नाना अबू भी सोए हैं। आवाज ना नाना अबू को जा रही है, ना आवाज इरम को जा रही है। वालदा इरम इरम पुकार रही है, लेकिन किसी को भी आवाज नहीं जा रही। और उसी वक्त वो कहती हैं वो 2 थे, उन दोनों को मैंने महसूस किया। उनके बहुत ही छोटे छोटे पाँव थे, ऐसे नर्म और मुलायम जैसे पाँव होते हैं। मेरे बाजू के ऊपर किसी ने बाकायदा छलांग मारी है और 2 पाँव टच हुए हैं मेरे बाजू पे, बिल्कुल ऐसे जैसे कॉटन की तरह, बिल्कुल कम ऐसे नर्म और मुलायम से पाँव होते हैं। ऐसे किसी ने पाँव पे छोटे से, जैसे कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है उसके जितने छोटे पाँव होते हैं, शायद उससे भी छोटे पाँव थे उनके। उन्होंने मेरे बाजू पे छलांग मारी और साथ ही उसी लम्हे दूसरे बाजू पे भी किसी ने छलांग मारी। मैं समझ गई वो 2 थे और 2 मेरे बाजू पे छलांग मार रहे थे। मैं और डर गई। मैंने और इरम को आवाज दी, इरम इरम। तो उसी लम्हे वही पाँव ने मेरे माथे पे छलांग मारी। बिल्कुल बारीक से क्लियर वो पाँव मैं अपने माथे पे महसूस कर सकती थी। मेरे माथे पे उन्होंने छलांग मारी और साथ ही मेरे पेट पे कोई कूदा।
और मेरे कानों ने शरारती बच्चों के हंसने की आवाज सुनी। अब वो मुसलसल कभी मेरे बाजू पे, कभी मेरे पेट पे, कभी मेरे माथे पे वो छलांगे मार रहे थे और मैं इरम इरम चीख चीख के तुम्हें पुकार रही थी, लेकिन तुम मेरी आवाज को सुन ही नहीं रही थी। कि उसी लम्हे एक खौफनाक करजदार जोरदार आवाज मेरे कानों में आई, जैसे कोई शदीद गुस्से में दौड़ता है। ओह! मेरा वजूद पहले ही खौफजदा था, मैं शदीद डरी हुई थी। वो मेरे वजूद पे छलांगे मार रहे थे और जब शदीद किसी के गुस्से की मैंने धाड़ने की आवाज़ सुनी तो मैं कांपना शुरू हो गई। कांप तो पहले रही थी कि उसी लम्हे मेरे हाथ में एक शीशे की बोतल आ गई। कहाँ से आई मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें जगाने के लिए कि तुम्हारी तरफ फेंकूं, शायद इसके टूटने की आवाज़ से इरम तुम मेरी आवाज़ को सुन लो, मैंने पकड़ के तुम्हारी तरफ ज़ोर से फेंकी, लेकिन वो दीवार में जाके लगी। ठा की आवाज़ आई, किरचियाँ ज़मीन पे बिखर गईं। तुम्हें फिर भी आवाज़ नहीं आई। इरम कहती है मम्मी वहाँ पे तो कोई इस तरह की बोतल है ही नहीं, आपके हाथ में कहाँ से आ गई? और बाहर कोई टूटी हुई बोतल नहीं है। लेकिन मम्मी कहती हैं उसी लम्हे क्या हुआ, तुम्हारी चाची, मेरी मम्मी की जो चाची हैं, जो पहले पोर्शन में रहती हैं, वो कहती हैं मैं तुम्हें चीखें मार मार के बुला रही हूँ, इरम इरम कह रही हूँ, मेरे ऊपर कूदे जा रहे हैं। और जिसको धाड़ने की खौफनाक मैंने आवाज़ सुनी थी वो दोबारा से धाड़ा है कि उसी लम्हे तुम्हारी चाची बिल्कुल सहन के बिल्कुल पास एक औरत के साथ आकर खड़ी हो गई है। तुम्हारी चाची और औरत वो दोनों बातें कर रही हैं और तुम्हारी ऊंची ऊंची आवाज़ में चाची हंसे जा रही है। मैंने जब तुम्हारी चाची को देखा मुझे हौसला आ गया, चलो ये आ गया, शुक्र है। मैंने उसको नाम लेके पुकारना शुरू कर दिया। मैं उसका नाम लेके उसको पुकारे जा रही थी, लेकिन वो मेरी आवाज़ ही नहीं सुन रही थी। मैं उसको पुकारे जा रही, लेकिन उसने मेरी कोई आवाज़ नहीं सुनी। और मैं कहूँ या खुदाया मैं क्या करूँ। हनुमान का चालीसा मुझे याद है, तुम्हें पता है, मैं पढ़ती रहती हूँ। मैं पढ़ने की कई दफ़ा कोशिश की, लेकिन मुझे लगे मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं है, मैं तो भूल चुकी हूँ। और अभी तक मेरे वजूद पे इधर बाजू पे पेट पे टांगों तक पे छलांगे मार रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं मेरी छलांगों पे। और अब मेरे कान मुसलसल गुस्से में गुराने वाली आवाज़, जैसे कान फाड़ देगी, ऐसी खौफनाक दहशतनाक आवाज़ को सुन रहे हैं कि मेरा वजूद कांपने के साथ कब लगता है मेरा दिल फट जाएगा। ऐसी खौफनाक आवाज़ है। लेकिन मैं तुम्हें आवाज़ नहीं दे पा रही, क्योंकि आवाज़ें दे दे के थक गई हूँ। ना तुम्हारी चाची आवाज़ें सुन रही हैं, ना तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो, और मैं हैरान हूँ। और तभी मैंने कहा ऐ भगवान, किसी तरीके इरम को मेरे पास भेज दे। मैं थक गई, ऐसे लगा जैसे अब मैं बेहोश हो जाऊंगी। और खौफजदा हो के कांपते कांपते मेरा वजूद जवाब देना शुरू हो गया था। मुझे लगा कि अब बस मैं गई, अब मैं बेहोश हुई, अब मैं हुई। बस आखिरी दफ़ा ये निकला है भगवान मुझे इरम को मेरे पास भेज दे। और उसी लम्हे तो उठ के मेरे पास आ गई। तुम्हें एकदम बाहर आई हो और तुम्हें देखते ही मैंने कहा मैं यहाँ नहीं सो सकती। तब भी मेरा दिमाग माउफ था, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। मेरे साथ ये सारी कैफियत है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकी। तुम्हारी चाची वहां पे अब नहीं थी, जब तुम आई हो तो कोई भी वहां पे नहीं था। तो इरम कहती है मम्मी मैं भी हैरान हूं कि जब मैं उठी हूं तो मैं आपको अंदर लेने के लिए आई थी कि मम्मी को अंदर लेके आऊं। बाहर क्यों सोई हैं? बाहर तो खौफनाक जगह है, यहाँ पे तो सोना नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं आपको लेने के लिए आई हूं तो आते ही मैं भूल गई हूं कि आपको मैं लेने के लिए आई हूं, और मैं आपको बगैर बुलाए कि आप अंदर आ जाएं, बाहर ना सोएं, अंदर आ गई हूं। जैसे मेरा दिमाग भी माउफ। और फिर अंदर में लेटे हुए सोच रही हूँ मैंने ये क्या किया है। मुझे तो अम्मी को लेने गई थी, अच्छा अभी जाती हूँ। मैं ये सोचे जा रही हूँ अभी जाती हूँ, लेकिन मैं जा नहीं सकी मम्मी। 2:30 बज गए, 3 बज गए, और एकदम से फिर पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ। मम्मी कहती हैं उसी वक्त मैंने बस भगवान को पुकारा था कि मुझे बचा, भगवान इरम को बाहर भेज दे। हाँ मम्मी, उसी वक्त मुझे ऐसा लगा मुझे उठना चाहिए, और मैं एकदम से उठी हूँ, बाहर आई हूँ तो आपकी हालत बहुत ख़राब थी। और फिर मैंने सलामुन अला नूह फिल आलमीन पढ़ाए और उनको कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। और मैंने गुस्से में इधर हर जगह पे फूंके मारने शुरू कर दिए। पढ़ती गई हूँ, फूंके मारती गई हूँ। और मैं अपनी माँ को लेके आई हूँ कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास अल्लाह का कलाम है। इरम के अल्फाज हैं कि मैं सलामुन अला नूह फिल आलमीन, इतनी कॉन्फिडेंस से, यकीन आँख कामिल से पढ़ रही थी, मुझे पता था ये कुछ भी नहीं कर सकते।
वो रात हम दोनों माँ बेटी ने जाग के गुजारी। सुबह हमने खाला को और अपने नाना अबू को ये सारी बात बता दी। नाना अबू शायद हर बात को जानते थे, उसको हर बात का पता था, लेकिन वो बोले अगर ये तुम बात किसी को बता दोगी तो यहाँ तो घर पहले ही खाली हो चुका है, यहाँ तो कोई भी नहीं आएगा, मैं अकेला हो गया। वो डरते नहीं हैं, वो कभी ज़िंदगी में नहीं डरे, लेकिन अब तन्हाई से उनको डर लगता था। पूरा भरा घर खाली हो गया था और वो डर गए थे इस वाक़े को, इस लोगों को पता लग गया तो कौन आएगा यहाँ मेरे पास रहने के लिए, तो डर जाएगा। तो इरम कहती है मैं और मेरी मामा ने चुप साध ली कि इस वाक़े को खाला को बता दिया और किसी को नहीं बताना। हम वहाँ रहे, चले गए तो पता लगी वहाँ पे खाला रहने के लिए आई हैं हमारे बाद। 2 दिन बाद ही खाला का मैसेज आया कि खाला का बेटा जो दूसरे नंबर का था, पहले नंबर का बेटा वो था जो मैंने उसको कहा था, उसने मुझे कहा था दीदी मुझे डर लग रहा है, तो मैंने उसको कहा था मैट्रेस पे सो जाओ, और उसने किरण को देखा था सोए हुए। उससे छोटे वाला 16 साल का लड़का खाला के साथ था। तो खाला ने कहा ये रात को यहीं रह जाएगा, अगले दिन आ जाएगा, मैं जा रही हूँ। और खाला हमारे होते हुए आई थी। जब खाला आ गई थी तो हम लोग वापस आ गए थे, और मैं अपने उस छोटे कज़न को जो 16 साल की उम्र का था एक बात समझा के आई थी कि तुमने इस सहन वाली जगह पे कभी भी नहीं सोना, अंदर कमरे में सोना है, नाना अबू के पास रहना है, यहाँ नहीं सोना। उसने कहा ठीक है, लेकिन जिस तरह नौजवान सुनते हैं, कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा ही था। लेकिन हमारे जाने के 2 दिन बाद खाला का मैसेज आया कि उसको कज़न को मार पड़ी है। मैंने मैसेज पढ़ा, फौरी तौर पे फ़ोन किया और पूछा खाला क्या हुआ। उन्होंने बताया 6:30-7 बजे का टाइम था, ये जाके उसी बेड पे बैठ गया है, अंधेरा हो गया था। ये अपने मोबाइल पे लगा हुआ था कि उस जगह पे बैठा हुआ था कि किसी ने इसके चेहरे पे लेफ़्ट और राइट दोनों गाल पे ठा ठा 2 थप्पड़ मारे हैं। बच्चा था, यंग सा था, उसको जैसे थप्पड़ पड़े उसने हाथ रखा, गालों पे देखा, इधर उधर कोई भी नहीं, वो डर गया है। जल्दी से उसका मोबाइल उसके हाथ से गिर गया, जल्दी से मोबाइल उठाने लगा है कि मोबाइल उठाऊं और इस पे भगवान का मंत्र चला देता हूँ। हर मज़हब के हवाले से होता है ना, हम कुरान मजीद चलाते हैं, वो हिंदू धर्म से हैं, तो उन्होंने कहा भगवान का मंत्र चलाता हूँ। उसने जैसे मोबाइल को यूं हाथ पकड़ने के लिए आगे किया, यूं किसी ने उसका हाथ पकड़ा और यूं ऊपर कर दिया। वो कह रहा मैं जोर लगा रहा हूँ और मेरा हाथ किसी ने पकड़ के ऊपर कर दिया, मेरा गला बंद हो गया और मेरी हालत कांप रही है। 2 थप्पड़ मुझे पड़ चुके थे, मैं डर गया था और मेरा हाथ पकड़ा गया है। उसको शायद पता लग गया था कि मैं भगवान का मंत्र चलाना चाह रहा हूँ। जो उसके बाद उन्होंने उसको मारना शुरू किया है। कभी गाल पे थप्पड़ पड़ रहा है, कभी घौंसा पड़ रहा है, कभी सर में, कभी लात पड़ रही है। यूं मारा है बेचारे को, यूं मारा है, इतना मारा है उसको, इतना मारा है, मुश्किलों से वो कहते हैं उसकी जान छूटी है, शायद वो मर ही जाता बेचारा। एकदम से उसका हाथ पकड़ा हुआ और उसको मार पड़ी। एकदम से उसके दिल में एक ख्याल आया मैं भगवान को मदद के लिए पुकारूं। उसने भगवान को मदद के लिए पुकारा तो उसी वक्त वो जो थप्पड़, घौंसे, मुक्के, लातें उसको पड़ रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हुई हैं और वो एकदम से ढीला हुआ है, चीखता हुआ भागा है पहले पोर्शन की तरफ। उन लोगों को जाके जगाया है, वो लोग जाग गए हैं और ख़ुद अपने चेहरे को जब शीशे में देखा है तो उसके चेहरे पे नाखून ही नाखून थे, जैसे किसी ने उसके चेहरे पे नाखून मार दिए हों। लेकिन वो उस रात फिर वहाँ नहीं सोया, अगली सुबह ही चला गया था। इरम कहती हैं उस घर में आज भी नाना अबू रहते हैं अकेले। आज भी वहाँ पे बेइंतहा चीज़ों का बसेरा है। मदर साहब मैंने आपको कुछ वाक़यात सुनाए, अभी कई वाक़यात हैं जो उस घर में हुए हैं, लेकिन खुदा जानता है मैंने आपको अपना उस्ताद, आपको अपना पीर, आपको अपना मुर्शिद इसलिए बना है कि मेरे साथ जब जब इस तरह के वाक़यात आए हैं मुझे मार इसलिए नहीं पड़ सकी। वो मुझे भी शायद थप्पड़ मारना चाहते थे, मेरी माँ तक को उन्होंने परेशान करके रख दिया कि मैं सिर्फ आपका बताए हुए बातों पे अमल करती हूँ, मैं यकीन कामिल पे भरोसा रखती हूँ और सलामुन अला नूह फिल आलमीन मैं इस अंदाज में पढ़ती हूँ, ये लफ्ज़ कहती हूँ तुम्हारी ऐसी की तैसी। मज़र सर आपको मैं अपना पीर, आपको अपना उस्ताद, आपको अपना मुर्शिद इसलिए मानती हूँ कि हाँ आपकी बातों पे अमल करके इसके अलावा भी ज़िंदगी के वाक़यात हैं मैंने मुकाबला किया है, मेरे ऊपर जादू हुआ है, मैंने उसका मुकाबला किया है और यही आयत मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। ये 2022 के वाक़यात हैं, ये जो अभी उनकी वालदा के साथ, कज़न के साथ, इरम का, ये सारे 2022 में हैं। वाक़यात तो बहुत पीछे के भी हैं ना, ये लंबी ये कहानी जो मैंने सुनाई इसमें तो पुराने वाक़यात भी हैं, लेकिन ये जो हुआ है वालदा के साथ 2022 में हुआ है।
कहती हैं सिर्फ सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन की वजह से मैं बची हूँ और मेरा आप पे इतना यकीन है, इसलिए मुझे कहती है, वो अक्सर ये जुमले कहती थी, ऊपर भगवान है मेरे लिए, आप भगवान हैं। मैंने आपकी बातों पे अमल करके वो कॉन्फिडेंस पाया है, आपकी बातों पे अमल करके मैंने वो ज़िंदगी को जीने का अंदाज़ सीखा है कि अब डर नहीं लगता। मैं जिन्नात के आगे भी तन के खड़ी हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ तुम्हारी ऐसी की तैसी। आज मुझे उनके जुमले याद आते हैं, वो क्यों कहती थी। उनने वो सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन को ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बना लिया है कि अब उनको डर नहीं लगता। माँ के साथ हो रहा था, उनने कहा आए माँ को पकड़ा और कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं कहता हूँ कोई जिन हो और किसी को परेशान करो, बड़े से बड़े बंदे की हवा निकल जाएगी। एक यंग लड़की 23-24 साल जिसकी उम्र है, वो डट के खड़ी हो जाए और कहे सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये सच्चे वाक़यात हैं जो उनकी ज़िंदगी में उनके नानी के घर में उनके साथ हुए हैं और आज तक हो रहे हैं। ऐसे और कई वाक़यात हैं जो अभी भी बाकी हैं, जो आगे आपको ज़रूर सुनाऊंगा। आज यहाँ तक उनने कहानी भेजी और अभी मेरी उनसे बात भी हुई है थोड़ी देर पहले कहानी रिकॉर्ड करने से पहले। तो उन्होंने कहा भी बहुत से वाक़यात हैं, आगे फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने कहा ज़रूर, मोस्ट वेलकम, मैं उनको प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगा। तो एंड पे जिस तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करता होता हूँ, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इसको शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी MMTV फैमिली का इजाफा हो सकेगा। ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आप लोग भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मुझे कहानी लिख के भी भेजिए और वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, लेकिन आखिरी लफ्ज़ आपने STORY स्टोरी लिखना है। और भेजने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है +9231365550। मैं रिपीट करूँगा, +9231365550। इसको उर्दू में पढ़ेंगे जमा 9231365550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।